हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम साइंस विद चार्ली। तो आज हम लोग जो है टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज आपकी यहाँ पे थ्योरी वाली कोई क्लास नहीं है। ऑलमोस्ट हम लोगों ने कर भी लिया है जितने भी फाइबर है। अभी एक दिन मैं क्लास बनाऊंगी आप लोगों के लिए, जिसमें मैं एक एक लाइन, जैसे हमारा जूट है, रेमी, हेम्प, ये सारे जो फाइबर आपके छूट गए हैं, इनका इनका तो वैसे भी आता नहीं है, लेकिन फिर भी दो दो लाइन सबके बारे में जानना ज़रूरी होता है। कैसे प्राप्त होते हैं, क्या होता है, उसके लिए मैं नेक्स्ट क्लास कोशिश करूँगी कि बनाऊँ। इसके बाद हम लोग आगे स्पिनिंग वगैरह की भी देखेंगे, है ना। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग कर लिया जाए। चलिए, क्वेश्चन अच्छे हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए भी हैं, कुछ प्रैक्टिस भी हैं। आई मीन प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए भी है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ऐसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी परिधान की लोकप्रियता अधिक है क्योंकि आरामदायक होते हैं, इस्त्री करने की जरूरत नहीं पड़ती, अंगों की रचना के अनुकूल होते हैं, उपयुक्त सभी। इस्त्री का मतलब आप समझ रहे हैं ना, प्रेस करते हैं जो हम लोग। तो इनकी लोकप्रियता अधिक इसलिए क्योंकि इसमें आपका सभी आंसर सही हो जाएगा, डी आपका, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है, खेलकूद के परिधान क्रय करते समय, क्रय मतलब खरीदते समय, ध्यान देना चाहिए आरामदायकता पर, वस्त्र की मजबूती पर, अवशोषकता पर, उपयुक्त सभी पर। तो आपको सभी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय परिधान की विशेषता है हमेशा सुंदर, ताजा एवं जीवंत दिखना, केंद्र से लटकते हुए प्रवाहित शैली का होना, अंगों के अनुसार फिट बैठना, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो भारतीय परिधान की विशेषता वो क्या है आपकी, केंद्र से लटकते हुए प्रवाहित शैली का होना, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है, रैशनल परिधान कहा जाता है भारतीय परिधान को, पश्चिमी परिधान को, चीन के परिधान को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसको कहा जाता है, चीन के परिधान को। यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, फैशन के बदलने से परिधान संबंधी, मतलब फैशन के बदलने से क्या होता है, परिधान संबंधी आस्थाएं नहीं बदलती, परिधान संबंधी आस्थाएं बदलती हैं, उपरोक्त दोनों ही, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके फैशन बदलने से क्या होता है, जब फैशन बदलेगा तो जाहिर सी बात है परिधान संबंधी जो आपकी आस्थाएं होंगी या इंटरेस्ट होगा वही तो बदलता है, तभी तो फैशन चेंज होता है। नेक्स्ट है, साक्षात्कार के परिधान होने चाहिए चटकीले, भड़कीले, सादा होना चाहिए, सज्जोचित, सौम्य, शालीन, सादगी, परंतु ताजगी एवं नवीनता लिए हुए होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, सी के साथ यहाँ पर आप लोग चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर बी के साथ। नेक्स्ट है, कांचली कुर्ता मुख्य परिधान है बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाल का। तो कहाँ का है आपके, राजस्थान का। नेक्स्ट है, दुल्हन के सिर को ढकने वाला वस्त्र कहलाता है साड़ी, पचरंगा, वेल या पिछौरा, लहंगा, चुन्नी। तो इसे क्या कहा जाता है, वेल या पिछौरा कहते हैं। यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी बी। पिछले 3 बार से हर पीपीटी में बी और सी ही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है, महाविद्यालय में पहने जाने वाले परिधान साफ सुथरे, ठीक से क्रीज किए हुए होने चाहिए, इच्छानुकूल गहरे रंग एवं चटकीले भड़कीले परिधान होने चाहिए, गहरे गले एवं बिना आस्तीन के होने चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होगा आपका, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही बात है कि सौम्य और शालीन होना चाहिए। फिर है, ड्रेपरी की बात कर रहे हैं आपसे। ड्रेपरी क्या है, पूरी खिड़की को नहीं ढकता बल्कि इससे खिड़की का केवल कुछ ही हिस्सा ढक जाता है। बी है, पूरी खिड़की को ढकते हुए लटकाया जाता है। सी है, उपरोक्त दोनों। डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी आपका, क्योंकि ये क्या करता है, पूरी खिड़की को ढकते हुए इसको लटकाया जाता है। यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वे कंबल अधिक गर्मी प्रदान करते हैं कौन से, जिनके रोएं लंबे तथा बुनाई सघन होती है, जिनके रोएं छोटे तथा रचना झिरझिरी होती है, ट्रिल बुनाई से बने होते हैं, सादी बुनाई से बने होते हैं। इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा जिनकी रोएं लंबे तथा बुनाई उनकी कैसी होती है, डेंस होती है, मतलब कि सघन होती है। ऐसे कंबल आपको बढ़िया मतलब गर्मी प्रदान करेंगे। नेक्स्ट है, तौलिया की बात हो रही है। तौलिया कैसी होनी चाहिए, नमी को अवशोषित करने की क्षमता होनी चाहिए, रगड़ एवं घिसावट सहने की क्षमता होनी चाहिए, बुनाई सघन होनी चाहिए, उपरोक्त सभी। पता होगा कि इस सारी चीज़ें तौलिया में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग डी के साथ जाएंगे और यहाँ हम लोग ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, पूछ रहा है, बोल रहा है उत्कृष्ट तौलिया होता, मतलब बहुत अच्छा तौलिया जो होता है वो कैसा होता है। लिनन एवं सूती मिश्रित धागों से बनी तौलिया, रेयॉन के धागों से निर्मित तौलिया, लिनन, सूती एवं रेयॉन के मिश्रित धागों से निर्मित तौलिया, सूती धागों से निर्मित तौलिया। तो जो आपकी लिनन, सूती एवं रेयॉन से मिश्रित धागे की तौलिया होगी
वो सबसे उत्कृष्ट मतलब कि सबसे बेस्ट क्वालिटी की तौलिया मानी जाएगी। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल से प्रतिक्रिया कराने पर रेशे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। कौन से रेशे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं? विस्कस रेयॉन या फिर आपका क्यूप्रामोनियम रेयॉन, एसीटेट रेयॉन, उपरोक्त सभी। इसमें जो आपका होगा वो होगा एसीटेट रेयॉन। एसीटेट रेयॉन जो आपका होगा वो एसिटिक अम्ल से अगर प्रतिक्रिया कराई जाए तो बिल्कुल पूरी तरीके से वो डैमेज हो जाएंगे। नेक्स्ट है एसीटेट रेयॉन को रंगना सरल है, कठिन है, रंगाई करना संभव नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका जो होगा वो रंगाई करना संभव नहीं है, सी के साथ जाएंगे। ठीक है, सी का इसमें भी और सी का इसमें भी। फिर नेक्स्ट है टैगलॉक वून होता है, तो टैगलॉक वून कैसा है? उत्तम श्रेणी का है, निम्नतम श्रेणी का है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त सभी। सभी को पता है कि टैगलॉक वून कैसा है, थोड़ा सा लो क्वालिटी का है। नेक्स्ट है मेरिनो ऊन है, तो सभी को पता है मेरिनो आपके फर्स्ट क्लास वाले कैटेगरी वाला ऊन है आपका। ठीक है, और मेरिनो का ऊन कितने से कितने माह का होता है ये आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। कितने माह से शरीर पे उतारा जाता है शीप के। नेक्स्ट है हॉगेट ऊन का बात कर रहे हैं आपके। 8 माह के भेड़ से शरीर से प्राप्त बाल को कहते हैं, या 12 से 14 माह की भेड़ के शरीर से प्राप्त बाल को कहते हैं, मरे हुए भेड़ के शरीर से प्राप्त बाल को कहते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका है 12 से 14 साल का जो बच्चा होता है भेड़ का, उससे जो 12 से 14 माह उससे प्राप्त जो ऊन होता है उसको हम लोग हॉगेट ऊन कहते हैं। ठीक है, और मरे हुए भेड़ से जो शरीर से प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग डेड वूल कहते हैं, मरा हुआ मृत ऊन। ठीक है, फिर है जूट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जूट के पौधे की लंबाई कितनी होती है? 4 से 6 फीट, 10 से 12 फीट, 10 से 20 या 6 से 12। तो आपकी 10 से 12 फीट होती है जूट के पौधे की लंबाई। नेक्स्ट है जूट के रेशों पर सूक्ष्मजीवों का प्रभाव पड़ता है, सूक्ष्मजीवों का प्रभाव नहीं पड़ता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों ही। इसमें क्या है आपका उपरोक्त, ये जो आपका सूक्ष्मजीवों से इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये वानस्पतिक रेशे होते हैं ना, तो इसलिए इन पर भी प्रभाव पड़ेगा। सॉरी। फिर है जूट का रेशा है वानस्पतिक है, प्रोटीन है, मानवकृत है, संश्लेषित है। सबको पता है कि वानस्पतिक रेशा है। ठीक है, वेजिटेबल फाइबर है ये आपका, नेचुरल फाइबर कह लो चाहे वेजिटेबल फाइबर कह लो। फिर है जूट के रेशों से मोटे व खुरदरे वस्त्र बनते हैं, चिकने कोमल व मुलायम वस्त्र बनते हैं, मजबूत एवं टिकाऊ वस्त्र बनते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आंसर जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आपके जूट के फाइबर से, जूट के रेशों से किसी भी तरह का कोई वस्त्र नहीं बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी ना रेजिलेंसी होती है, ना इलास्टिसिटी होती है, ना ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, ना इसमें जो है आपस में सटने की क्षमता होती है। तो इन सब करेक्टरिस्टिक्स इन सब करेक्टरिस्टिक्स के ना होने के कारण इससे वस्त्र हम नहीं बना सकते हैं। इसी वजह से इससे आपका दरी, कालीन, कालीन कह रही हूँ, जो कुछ तरह के मैट और इसके बाद रस्सियाँ, बोरे, चटाई, ये सारी चीज़ें इसकी बनाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा फिर वही क्वेश्चन भी देखिए आ गया कि जूट के रेशों से तैयार किए जाते हैं परिधान हेतु वस्त्र, बोरे, रस्सियाँ, टाट, चटाई, उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बोरे, रस्सियाँ और टाट ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर है कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया में ऊनी रेशों की सफाई की जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। NaOH के घोल में या H2SO4 के घोल में, बेंजीन के घोल में, साबुन और पानी के घोल में। तो आपने बिल्कुल पढ़ा है कि H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के घोल में हम लोग इसको रेशों को अच्छे से साफ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है जूट का पौधा होता है द्विवार्षीय, 6 माही, बहुवर्षीय, 1 वर्षीय। ये भी आपके कपास की तरह 1 वर्षीय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर है जूट की खेती होती है सर्द वातावरण में, उष्ण एवं नम वातावरण में, या फिर आपके उपरोक्त दोनों में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जूट की खेती किस में होती है? उष्ण और नम वातावरण में की जाती है। बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, फिर है जूट के रेशे प्राप्त होते हैं तने से, फूल से, पत्ती से, जड़ से। तो तने से प्राप्त होते हैं, स्टेम से प्राप्त करते हैं। कहाँ से? स्टेम से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जहाँ से आप लिनन प्राप्त करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, जूट के रेशे छूने पर चिकने व मुलायम होते हैं, चिकने व कड़कीले होते हैं, रूखे व कड़े होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा चिकने तो होते हैं बट थोड़े से क्या होते हैं? कड़कीले होते हैं। और अगर कड़ा फाइबर है तो उसका तो हम वस्त्र बना नहीं सकते। अंडरस्टूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, बांग्लादेश में। तो सभी को पता है बांग्लादेश में होता है। ठीक है, और इंडिया में कहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है ये आप लोग बताइएगा।
नेक्स्ट है तनाव सामर्थ्य। तनाव सामर्थ्य का मतलब यहाँ पर क्या, टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। इसका मतलब क्या होता है, रेशों के द्वारा दबाव व झटकों को सहने की क्षमता, धागों द्वारा दबाव व झटकों को सहने की क्षमता, उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो आपका आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। तनाव सामर्थ्य का मतलब क्या है, जो रेशे हैं उनको दबाव दिया जाए, थोड़ा झटका दिया जाए तो उससे वो टूटे ना। ठीक है, तो जो रेशा जितनी ज़्यादा दबाव या झटकों को सह लेगा उस रेशे की उतनी ही ज़्यादा तनाव सामर्थ्य कहलाएगी। ठीक है, तनाव सामर्थ्य उसमें उतनी ज़्यादा कहलाएगी। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है बंधन क्षमता, यानी कि कोहेसिवनेस ऑफ स्पेनिबिलिटी। ठीक है, मतलब कि जो आपका स्पिनिंग करी जाती है। ठीक है, तो उसका अर्थ आपसे पूछ रहे हैं कि क्या है, कि जिससे क्या होता है, रेशों को आपस में सटने का गुण, रेशों को शीघ्रता से पूर्वाकृति ग्रहण करने का गुण, रेशों के शीघ्रता से अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त करने का गुण, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो आंसर होगा रेशों को आपस में सटने का गुण। ये देखिए स्पेनिबिलिटी की बात कर रहे हैं, मतलब कि स्पिनिंग से रिलेटेड है ये आपकी क्षमता जो है ये। उसमें होता क्या है कि जब रेशों को मतलब धागों से बुनाई करी जाती है तो धागों में जो यही कैपेबिलिटी है जो बंधन क्षमता की, इसकी वजह से आपके बुनाई जो होती है वो बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि इससे रेशे अगर आपस में सटेंगे नहीं तो बुनाई सघन नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। तो रेशों का जो आपस में सटने का गुण होता है उसकी वजह से आपकी बुनाई बहुत प्रॉपर तरीके से और एक आप कह सकते एक समान अच्छे से हो जाती है। बीच में ऐसा नहीं कहीं पे बहुत रेशे आपस में सटे हैं, कहीं पर नहीं सटे हैं, कहीं पे बहुत गैपिंग है ना। अगर इस तरह से बुनाई होगी तो कितना खराब कपड़ा बनेगा। इस वजह से रेशों का जो आपस में सटने का गुण होता है उसकी वजह से हमारी बुनाई बहुत अच्छे से हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब आपसे पूछा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का अर्थ है रेशों को अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त कर लेना, रेशों द्वारा अपनी पूर्व आयतन को प्राप्त कर लेना, रेशों का आपस में सटने का गुण, उपरोक्त सभी। तो आप इलास्टिसिटी का अर्थ क्या होता है, आप रेशे को खींचो और वो दोबारा से फिर अपनी लंबाई में वापस आ जाए, जस्ट लाइक अ इलास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण होता है रेयॉन में, नायलॉन, कपास, पॉलिएस्टर। किसमें होता है आपका रेयॉन जो होता है उसमें सबसे अधिक अवशोषकता का गुण उसमें होता है। ओके, फिर है रेशों की ज्वलनशीलता की माप की जाती है रेशों के घनत्व से, रेशों की अनमयता से, रेशों की प्रत्यास्थता से या समय से। तो किससे करी जाती है, समय से करी जाती है। क्यों, क्या देखा जाता है कि कौन सा रेशा कितने टाइम तक आग से हटाने के बाद भी जल रहा है, या कौन सा रेशा जल्दी आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें टाइम देखी जाती है ना, कि कौन सा रेशा कितने कितने समय में आग पकड़ा, फिर कौन सा रेशा आग से हटाने के बाद कितने टाइम तक जलता रहा, कौन सा रेशा आग से हटाने के तुरंत बाद बुझ गया। तो ये हम इसको टाइम से ही तो देखते हैं ना, कि कितने टाइम तक जलता रहा फिर कितने टाइम में बुझ गया, है ना। ये तो हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। ये बहुत आसान है, छोटे रेशे को क्या कहते हैं, स्टेपल कहते हैं, और लंबे रेशे को फिलामेंट। तो इसको तो कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो आज के लिए देखिए आपका इतना ही क्वेश्चन था। वीडियो बहुत छोटी है, कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ लेना। तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए मैंने बहुत छोटी वीडियो बनाई है, पर मैंने सोचा क्वेश्चन तो करा ही दिए जाएँ, कम से कम आप लोग का थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। चलो आप लोग देखना और बताना वीडियो कैसी लगी, और इतना सुनने के लिए थैंक यू। आवाज़ बहुत बुरी लग रही होगी क्योंकि बहुत खांसी आ रही है, गला बैठा हुआ है, तो इसके लिए सॉरी। हाँ चलो आप लोग पढ़ना और ध्यान रखना अपना, और रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग अच्छा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिश करूँगी कि वन लाइनर वाली कुछ चीज़ें करा दी जाए जो आपकी रह गई हैं, मतलब जो हम लोगों ने फाइबर पढ़ा है। तो चलिए आप लोग ध्यान रखिए, मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में। तब तक शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करती रहूँगी, और शॉर्ट्स वगैरह आप लोग देखा करिए, उसमें कम टाइम में आपका एक छोटा सा टॉपिक बढ़िया क्लियर हो जाता। ठीक है, उसको कोशिश किया करिए कि नोट डाउन भी कर लिया करिए आप लोग, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटे छोटे नोट्स बनाइए, ये एग्ज़ाम के 1 से 2 दिन पहले आपको बहुत मदद करेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे नेट का भी एग्ज़ाम है आपका, उसके लिए भी पढ़ाई करते रहिए। फर्स्ट पेपर भी पढ़िए। फर्स्ट पेपर के लिए मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले क्या बनाई थी, वही जून से नहीं, मार्च अप्रैल में बनाई थी। उसको आप लोग चाहना तो देख लेना। उसमें मैंने कुछ फर्स्ट पेपर के लिए मैंने कुछ चैनल सजेस्ट किए हैं, वहाँ से आप लोग पढ़ा करिए। फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा रहता है, और फर्स्ट पेपर को कम से कम दिन भर में 1 से 1.5 घंटा पढ़िए, बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग ले आएंगे। 30 से 35 नंबर आराम से आ सकते हैं, लेकिन आप अच्छे से उसको पढ़ेंगे तब। ठीक है, कोई उसमें देखिए लापरवाही और कोई आनाकानी नहीं करनी, ईमानदारी के साथ आप 1 से 2 घंटे पढ़ें तो आराम से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।